नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, हमने 1000 वीडियो का पार्ट निकाला था, 10 वीडियो बनाए थे, पूरे 1000 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आपके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल नया लेटेस्ट 2023 का एडवांस 5000 जीके जीएस के प्रश्न, सभी किताबों को निचोड़कर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन हैं वो लेकर आ गए हैं। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये 5000 क्वेश्चन याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूरे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करिएगा, ये है पार्ट 1। ऐसे ही कंटिन्यू आपके मैं पार्ट पूरे करा दूंगा। शानदार शानदार क्वेश्चन है, तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। करते हैं बिना देर के स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य और उनकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। इनमें से एक जोड़ा सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो याद रखना, यहां पर आपको देखो दिया गया है नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तरांचल नैनीताल या फिर छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो यहां पर जो सही जोड़ा है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी है रांची और रांची से कौन से क्रिकेटर आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। आपको कमेंट करके बताना है महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं, किस टीम के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूरब आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके बताइए हिमालय की सबसे पूरब में चोटी कौन सी स्थित है। तो याद रखना नामचा वर्मा, ये हिमालय की सबसे पूरब में स्थित चोटी है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको ऑप्शन बिल्कुल सही दे दिया गया है। नामचा वर्मा सबसे पूर्वी चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा पठार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पठार? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार है आपका ऑप्शन नंबर सी में। देखिए लद्दाख का पठार लिखा हुआ है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर लद्दाख का पठार राइट आंसर हो जाएगा। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान देखेंगे आप तो पश्चिमोत्तर भारत पर निम्न दाब रहता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पश्चिमोत्तर भारत राइट आंसर है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी कहलाएगी? तो याद रखना साउथ की नदियां जो दक्षिण भारत में बहती हैं, साउथ की नदियां मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से नीचे जो नदियां बहती हैं जाके, उसमें सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? मतलब कौन सी नदी सबसे ऊंचे स्थल से निकलती है? तो याद रखना यहां पर जो नदियां दी गई हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, इनमें से सबसे ऊंचा नदी बेसिन है आपका कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में जाके गिर जाती है। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में जाके गिर जाती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, दूसरी तरफ विंध्य पर्वत और बीच में से एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा और विंध्य के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको नर्मदा नदी दिया गया है। यह सतपुड़ा नदी और सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच से बहती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। सेम आंसर सेम क्वेश्चन, 7वां भी यही है, 8वां भी यही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? पंजाब में नहीं बहती कौन सी नदी है इनमें से? पंजाब से होकर नहीं बहती है जो। तो देखो याद रखना यहां पर आपको जो नदियां गई हैं, सतलज नदी पंजाब से होकर बहती है, और रावी नदी भी पंजाब से होकर बहती है, और व्यास नदी भी पंजाब से होकर बहती है। यहां पर ताप्ती होना चाहिए, तासी लिखा है। ताप्ती या तासी नदी ये आपकी पंजाब से होकर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
मध्य भारत टिक किसका उत्पाद है? बताइए, मध्य भारत टिक कौन से प्रकार के वनों में पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में मध्य भारत टीक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पटझड़ी वन या पर्णपाती वन। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? जहां पर चाय बिल्कुल भी नहीं होती। असम, केरल, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो याद रखना, ऊपर को जो तीनों दिए गए हैं, असम में तो सबसे ज्यादा असम में ही चाय होती है, केरल में भी थोड़ी बहुत खेती होती है, पश्चिम बंगाल में भी खेती होती है, छत्तीसगढ़ में चाय की खेती नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा बोई जाती है, धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। कभी चला जाता है छत्तीसगढ़ के पास, कभी चला जाता है पश्चिम बंगाल के पास। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कौन से राज्य में? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? चांद की तरह प्रावस्थाएं जो दिखाता है, तो याद रखना, हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र ये चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह प्रश्न के लिए और राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? तो याद रखना, जो महासागर हैं, समुद्र हैं, सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया है ज्वार भाटा आते हैं। मतलब समुद्र का पानी आगे आता है, पीछे हटता है। ज्वार भाटा जो आता है ये सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? कितने वायुमंडल परत हैं पृथ्वी के ऊपर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके टोटल 5 परतें हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 परतें हैं वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? जहां पर भूकंप आया, मतलब जहां की प्लेटें खिसकी। आपको पता होगा जमीन के अंदर प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, उनके टकराव से, उनके खिसकने से भूकंप आता है। तो जस्ट जहां पर भूकंप का केंद्र होता है उस बिंदु को कहते हैं हाइपोसेंटर। ऑप्शन नंबर डी हाइपोसेंटर कहा जाता है भूकंप के केंद्र बिंदु को, हाइपोसेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, वहां पर भी गेहूं ज्यादा बोया जाता है, खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गेहूं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार कौन सा होता है? तो आई विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार वहां होती है आपकी संवहनीय वर्षा। कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा। अच्छा, भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है बताओ? संवहनीय होती है कि चक्रवाती होती है कि पर्वतीय होती है कि उच्चावच और चक्रवाती होती है? भारत में जो मॉनसून आता है ना, 3 महीने 4 महीने जो वर्षा होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है? देखते हैं किस किस को पता है। स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से किसकी ओर प्रवाहित होता है? तो स्थल समीर जो होता है ये आपका स्थल से समुद्र की ओर बहता है। जमीन से समुद्र की ओर जो बहेगा उसको स्थल समीर कहेंगे, और जो समुद्र से धरती की ओर आता है उसको समुद्र समीर कहेंगे, ठीक है? दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा
रहा है, तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो यदि आप भारत का क्षेत्रफल नापेंगे तो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 गुना बड़ा है, राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसको सैंडल पीक कहते हैं, सबसे पहले तो यह याद रखो कि सैंडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली तो सैंडल पीक लगा देना, जिसको हिंदी में गद्दीदार चोटी भी कहा जाता है, और यह स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर बहुत फेमस है, न्यूज़ में भी आता है और एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका पड़ता है केरल राज्य में, सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो याद रखना, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। मैंने आपसे पूछा था नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, जानबूझ के पूछा था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डाला था। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। बीच बीच में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर दिया करो, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लिया करो, उनके आंसर दिया करो, कोशिश किया करो। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो कि सर इसका आंसर नहीं पता, हमें बता दो। और साथ ही साथ अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्लीज अभी तक यदि देख रहे हो वीडियो जरूर लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। यहां पर कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में जो नदियां हैं उनमें से खुला नाला, यहां पर आपको गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी दिया गया ऑप्शन। यमुना नदी को कहा जाता है खुला नाला, ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को भारत में खुला नाला कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो जब हरित क्रांति आई थी तो सबसे ज्यादा जो फसलों पर ध्यान दिया गया था वो दिया गया था एक तो चावल, गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं पर। यदि एक फसल आए तो हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा गेहूं पर ध्यान दिया गया था, और बाकी गेहूं के साथ साथ चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इसकी अच्छी अच्छी किस्में लाए थे हम, विकसित किस्में लाए थे, जिससे कम जमीन में ज़्यादा पैदावार हो। कि थोड़े से जमीन में गेहूं पहले कम उगता था, अब ज़्यादा होने लगी, तो विकसित किस्में लेके आए थे, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का की। हरित क्रांति की बात हो रही है, ठीक है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, यदि आपको कभी पश्चिम बंगाल आए तो पश्चिम बंगाल लगा देना। यहां पर आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिख रहा है, यहां सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बहुत समय तक छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया, अभी भी कहा जाता है, एग्जाम में कई जगह आपको मेनली छत्तीसगढ़ ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा। वेत, श्वेत होना चाहिए, यहां पर वेत लिखा है, सही कर लेना। श्वेत क्रांति जो है आपकी का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। लीजिए मैंने सही कर दिया इसको, श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो दुग्ध उत्पादन से था श्वेत क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? सोने की खदान आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सोने की खदान देखिए, कोलार, KGF जो मूवी बनी है इसी पर बनी है, कोलार पर। उसके बाद रामगिरी भी और हट्टी भी है। होसपेट, ये सोने की महत्वपूर्ण खदान नहीं है। बाकी तीनों जो हैं सोने की, स्वर्ण की महत्वपूर्ण खदान है, कोलार, रामगिरी और हट्टी। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजनाएं, तो एक कोई सही है ताप विद्युत परियोजना के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना, कावास, कावास ताप विद्युत परियोजना, ये गुजरात में है। बाकी सभी युग्म गलत दिए गए हैं। कावास ताप विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति
आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो यदि अनुसूचित जनजाति के बारे में यदि आपको आ जाए एग्जाम में तो याद रखना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन में आपको है गारो, टोड, गोंड या चंचू। तो याद रखना यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगा के आना है एग्जाम में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक टिक लगाओगे तो गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है? तो ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्ध अवधि के अक्ष के घन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये केपलर का नियम है, एग्जाम में केपलर का नियम कई बार आ चुका है। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले एक भी उपग्रह नहीं है। तो ना बुध के पास उपग्रह है, ना शुक्र के पास उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, शून्य उपग्रह हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग यदि आप देखेंगे तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड, लगभग 8 मिनट लगा देना। ऐसे ही आता है कि 8 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, तो लगभग 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। और विश्व में के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? तो 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है शरदकालीन विषुव। क्या कहा जाता है? शरदकालीन विषुव, ऑप्शन नंबर ए शरदकालीन विषुव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो आरंभ की और अंत की जो रेखा का संरेखन होगा उसको औचित्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी औचित्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। पेशावर किसके निकट स्थित है? किस दर्रे के निकट स्थित है पेशावर? यहां पर आपको दर्रे दिए गए हैं काराकोरम, जोजिला, नामिका और खैबर। याद रखना पेशावर है खैबर दर्रे के निकट, ऑप्शन नंबर डी खैबर दर्रे के निकट है पेशावर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, तो याद रखिएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है आपका अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी में अल्जीरिया लिखा है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो याद रखना सबसे ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो देश बना है वो है आपका इंडोनेशिया द्वीप, ऑप्शन नंबर डी में आपको इंडोनेशिया द्वीप लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया द्वीप ये सबसे ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, राइट आंसर है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले ये आपके कहलाएंगे मरु टिब्बा या ड्यून, ऑप्शन नंबर सी मरु टिब्बा या ड्यून प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि बाड़ा मतलब काल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बाड़ा शब्द जो है ये मसाई चरवाहों के घर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए मसाई चरवाहों के घर बाड़ा या काल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। वन कटाई से मृदा का तेजी से संचारण होता है, उप भूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो यदि आप पेड़ काटोगे और पृष्ठीय जल के प्रभाव जो है उप पृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है पारिस्थितिकी प्रणाली हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभाव करेगा। वन की कटाई करोगे तो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
वन कटाई की दर किस में सबसे अधिक होती है? तो वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है उष्णकटिबंधीय अंचल में, ऑप्शन नंबर ए। जो उष्णकटिबंधीय के आसपास का क्षेत्र है, अंचल है, उसमें वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊन, तो याद रखिएगा, ऊन यदि आप देखेंगे तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा ऊन के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? यदि आप पर्थ से लंदन जाना चाहें तो सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? तो याद रखना, पर्थ से लंदन जाने के लिए पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस और पेरिस से लंदन सबसे छोटा हवाई मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। तो जैवमंडल जो है ये आपका जलमंडल, स्थलमंडल और क्षोभमंडल को मिला के बनता है, 1, 2 और 4। और इन सभी जगह पे मतलब जैवमंडल तो सबको मिला के बन जाता है, लेकिन जहां पर जीव पाए जाते हैं तो जलमंडल में भी पाए जाते हैं। जलमंडल मतलब आपका समुद्र वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गई। स्थलमंडल जहां पर हम लोग रहते हैं और क्षोभमंडल जहां पर पक्षी वगैरह रहते हैं। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर भी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो याद रखना, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट इससे जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो ये अपडेट होता रहता है, तो एक काम कीजिए, तो अभी जो है हाल फिलहाल में कुचिकल जलप्रपात है, और कुचिकल जलप्रपात की आपको ऊंचाई भी आ सकती है, तो 455 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में वाराही नदी पर। कौन सा है? कुचिकल। और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, याद रहेगा, कुचिकल जलप्रपात याद रहेगा ना आप सभी को, याद रखिएगा कुचिकल जलप्रपात। मैं लिख भी देता हूं कि आपको याद रहे। तो देखिए अपडेट कर दिया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको कुचिकल जलप्रपात दिख रहा होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, ऊंचाई आपको बता दी, एक बार और बता देता हूं, 455 मीटर। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो नासिक है, ये आ गया क्वेश्चन। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। ऑप्शन नंबर डी, नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी या साइलेंट वैली के लिए। इसको मौन घाटी भी बोलते हैं, मौन घाटी या शांत घाटी, जो भी है टिक लगा देना। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, ये शिवपुरी जो नेशनल पार्क है ये आपका प्रसिद्ध है तेंदुए और चीतल के लिए। ऑप्शन नंबर डी तेंदुए और चीतल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो यदि आप जूट उत्पादन देखेंगे तो सबसे प्रचुर प्रदेश है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रचुर प्रदेश है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उनमें से सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी तक हाल फिलहाल सबसे ज्यादा हम तापीय ऊर्जा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा राइट आंसर है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहां पर आपको जो दिए गए हैं इसमें से मिलान करना है। तो देखिए
हजारीबाग फेमस है आपका अभ्रक के लिए, तो एक का हो जाएगा डी। नेवेली फेमस है आपका भूरा कोयला लिग्नाइट के लिए। झरिया फेमस है आपका कोयले के लिए, हर प्रकार के कोयले के लिए। और राउरकेला फेमस है आपका लोहे के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का आपका सी, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। भारत में रेल के डब्बे कहां बनाए जाते हैं? तो भारत में जो रेल के डब्बे बनते हैं, एक तो आपको कपूरथला और दूसरा पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला और पेरम्बूर ये दोनों फेमस हैं रेल के डब्बे के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो वैश्विक विरासत सूची है उसमें यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर स्थित जंतर मंतर। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जो सूर्य के सबसे निकट है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह राइट आंसर है। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह चाहिए? तो बिना रुकावट यदि आपको वैश्विक प्रसारण करना है तो कम से कम 3 उपग्रह चाहिए आपको तुल्यकाली। ऑप्शन नंबर ए, 3 उपग्रह कम से कम चाहिए। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो जो सुनामी आती है ये आपकी समुद्री सतह पर भूकंप आने के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप आने के कारण सुनामी आती है। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पाद किस प्रकार का है उसको निर्धारित करने के लिए एग मार्क आता है। ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क के थ्रू हम कृषि उत्पादों की कोटि निर्धारित करते हैं। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR20। तो याद रखना IR20 एक चावल की किस्म है जो कि अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑप्शन नंबर बी, चावल की एक किस्म है IR20 जो कि अधिक पैदावार देती है। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना पुष्पकलिका जिसे मसाले के यूज में इस्तेमाल किया जाता है लौंग। लौंग एक फूल की कली है, पुष्पकलिका है। लौंग जो हम खाते हैं ये पुष्पकलिका है, फूल की कली है। राइट आंसर हो जाएगा। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीसो जो एक सेकेंड, हाँ, पीसो आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी मैक्सिको की मुद्रा है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो पीसो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि येन किस देश की मुद्रा है? येन, तो आपकी जो येन है येन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी, येन जो है ये जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो अमेरिका के खोजकर्ता जो हैं वो हैं आपके कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस अमेरिका के खोजकर्ता हैं। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड की साझी सीमाएं ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से टच है नागालैंड, असम से और मणिपुर से, 3 राज्यों से है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, इन तीनों से नागालैंड जो है टच है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो यहां पर आपको राज्य और उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो केवल एक सही है, त्रिपुरा की अगरतला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, त्रिपुरा की अगरतला राइट आंसर है। राजधानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताओ असम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और नागालैंड की राजधानी। असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी आपकी ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में राइट आंसर है। भारत की जलवायु कैसी है?
तो भारत की जलवायु है आपकी मॉनसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर बी, भारत की जलवायु है मॉनसूनी जलवायु, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, इसका कारण क्या है? चेन्नई में जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है ना, तो चेन्नई में कम बारिश होती है। उसका रीजन पता है? तो मॉनसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, तो उसके कारण कम वर्षा होती है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपतट पवने हैं। इस कारण से, इन सभी कारणों से चेन्नई में जब हमारे यहाँ बारिश का मौसम होता है तब कम पानी गिरता है। चेन्नई में लौटता हुआ मॉनसून पानी गिराता है, मतलब जब बरसात खत्म होती है और ठंड आने वाली होती है तब वहाँ पर बारिश होती है चेन्नई में, याद रखना। लौटता हुआ मॉनसून चेन्नई में बरसता है। भारत के धान के प्रदेश 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखो, चावल को चाहिए ज़्यादा पानी, तो धान के प्रदेश 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो भारत के बाहर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से आती है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है आपका सूरत। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? तो याद रखना, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरी दुनिया का, ये असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य बताइए। तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र जो होते हैं ये वन भूमि के वनस्पति और प्राणी जात का परिरक्षण करते हैं, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास। उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र के बारे में। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं, रिफाइनरों की संख्या कितनी है? तो असम में जो मुख्यतः जो रिफाइनरी हैं, मेन जो रिफाइनरी हैं वो है 4, और सबसे पुरानी है आपकी डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग ये आपका छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार राइट आंसर है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बताइए। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है आपका बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? तो महिला आबादी की कमी के लिए सामाजिक कारण उत्तरदायी है। सबको लड़का चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। अब हालांकि सोच बदल रही है, पढ़े लिखे हैं लोग तो सामाजिक कारण से महिलाओं की आबादी कम है। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों की संख्या बताइए। तो लगभग 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कितनी कमी है? तो शिशु लिंगानुपात में कमी है 4 गुने की। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण में 4 गुना की कमी है शिशु लिंगानुपात में। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य राइट आंसर है। सजातीय ग्रुप मंगोलाभ भारत में कहां पाए जाते हैं? तो सजातीय ग्रुप मंगोलाभ उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिन और रात बनते हैं, तो दिन और रात ये बनते हैं घूर्णन की, सूर्य के घूर्णन की गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा से ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा जोन होता है? तो हमारे पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो पूरा जो है क्षोभ मंडल है, और यदि आप ध्रुव पर पहुंच जाओगे नॉर्थ जो है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो वहां से 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है, तो मरुस्थलीय भवन को रक्षक मेखलाएं बनाकर रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, रक्षक मेखलाएं बनाकर। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे यदि भूकंप आ जाए तो उससे सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से विषम पद चुनिए, पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन की लकड़ी या विद्युत। तो याद रखना, पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, विद्युत हम स्वयं बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी अलग है। आज का आखिरी क्वेश्चन,
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता कब चला था? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता 1985 ईस्वी में चला था, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। 5000 क्वेश्चन कराने का वादा है, कराकर रहेंगे। जुड़े रहना। जो पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पूरे प्रश्न देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने वीडियो भी जाके देखो, बहुत अच्छे अच्छे शानदार वीडियो हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छांट के क्वेश्चन हमने उसमें डाले हैं, और 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये में दे रहे हैं। तो जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अब यहां पर आपको गुजरात नहीं दिया है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी आती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, गुजरात के अलावा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।